नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। एमपी की 29 लोकसभा सीटों के लिए सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनावी समर में कूद गए हैं। चुनावी जमावट के बाद मैदानी गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नेता नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी एक्टिव दिख रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रचार से दूरी बनाकर रखे हैं। इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन दर्शकों के लिए सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिग्गजों का जमावड़ा, रैलियां, सभाएं और कार्यकर्ताओं की भीड़, ये तस्वीर इतना बताने को काफी है कि एमपी में चुनावी समर की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व को एमपी के अलग अलग इलाकों में भेजकर अपने पक्ष में माहौल बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाकौशल और मालवा में दौरा कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खजुराहो में वीडी शर्मा के नामांकन में शामिल हुई। ग्वालियर चंबल की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखी है, तो इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, अजय जामवाल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई बड़ा नेता एमपी में प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। विवेक तनखा और अरुण यादव भी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। नकुलनाथ के चलते कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सिमट गए हैं और यही स्थिति दिग्विजय सिंह की है। वो भी राजगढ़ में पदयात्रा कर रहे हैं। यानी एमपी कांग्रेस के दो सबसे बड़े और पुराने नेता 2 लोकसभा क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आम जनता जनार्दन प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है। मेरा यह मानना है कि जिसके पक्ष में धर्म हो, सत्य हो, लोकतंत्र हो, जीत उसकी पक्की है। प्रदेश का पूरा नेतृत्व एक साथ है, एक मंच पे है, चुनाव के में जुटा हुआ है, लगा हुआ है, चाहे वो नामांकन की प्रक्रियाएं हो या दूसरे प्रचार प्रसार के काम हो। दोनों ही दल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के पास केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा उनके पास है, 10 साल के गुड गवर्नेंस का दावा भी वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस एमपी में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बचते बचाते चुनावी समर में बीजेपी को मात देने का दावा कर रही है। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। तो बीजेपी का प्रचंड प्रचार, कांग्रेस को किसका इंतजार? दरअसल सवाल यही है कि चुनावी समर में दोनों पार्टियां कूद चुकी हैं। बीजेपी केंद्रीय नेताओं, प्रदेश के मंत्री और बड़े चेहरे, उनके साथ सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उसके साथ वो चुनावी मैदान में कूद चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर नहीं पाई है। 3 सीटें बची हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी तय करने हैं। इधर जो कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो एक एक सीट पर सिमट चुके हैं। तो क्या जिस वक्त चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी लीड बना रही है, आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी थोड़ी पीछे तो नहीं रह गई है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तेज तर्रार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक रहे हैं, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा की शुरुआत शैलेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगा। क्या कांग्रेस पार्टी अब तक प्रत्याशी पूरे तय नहीं कर पाई है? 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। थोड़ा पीछे नहीं दिख रहे हैं आप बीजेपी के मुकाबले? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से 3 सीटों पे प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट तो फाइनल है। आज या कल में वो सामने आ जाएंगे और चुनाव के समय में एक एक चीज़ों पे कदम फूक फूक के कांग्रेस पार्टी रख रही है। हर तरह के विचार विमर्श के बाद, सारे फीडबैक के बाद और उसके बाद मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने के इस प्रयास में हो सकता है कि प्रत्याशी डिक्लेरेशन में थोड़ा सा लेट हुए हैं और ऑलमोस्ट सारी सीटों में डिक्लेरेशन हो गया है, घोषित हो गए हैं। सिर्फ 3 सीटें हमारी जो ग्वालियर की है, मुरैना की और खंडवा की रह गई है। आज या कल में वो नाम भी आ जाएंगे। शैलेंद्र जी, सवाल भी यही बनता है क्योंकि ये जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की
कि पहले कैंडिडेट उतारा जाए, उसका लाभ उसे 2023 के चुनाव में, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हुआ है। आपको नहीं लगता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी 2023 में थी कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देख लिया जाए फिर चुनाव मैदान में उतरा जाए, ये स्ट्रेटेजी आपको चुनाव प्रचार में पीछे ढकेल देती है? देखिए, लोकसभा का चुनाव संगठन का चुनाव होता है और बहुत कुछ निर्भर पूरे देश के विचार के ऊपर और पार्टी के संगठन के ऊपर होता है, क्योंकि पूरी लोकसभा तो कोई भी कैंडिडेट इन 1 महीने या 25 दिन में संभव करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप बखूबी ये जानते हैं कि एक विधानसभा भी अगर कोई व्यक्ति कोई भी कैंडिडेट अगर कवर करना चाहता तो लगभग 15 से 17 दिन तो एक विधानसभा को कवर करने में लग जाता है। और 8 विधानसभाएं ऑलमोस्ट हमारे प्रदेश के अंदर एक लोकसभा के अंदर हैं, और उस म्यार से हम देखेंगे तो 3-4 महीने भी कम पड़ेंगे चुनाव के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। और देश में वो मुद्दे आज हमारे सामने विराजमान है कि जिस बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर आई थी, 10 साल का समय उन्हें मिला, दूसरी बार देश की जनता ने उन्हें मौका दिया, उन्हें सौभाग्य दिया कि वो सरकार में आए। लेकिन आज भी 2 करोड़ रोजगार की बात बेमानी लगती है, आज भी किसानों की आय जो दुगनी करने की बात कही गई है वो बात बहुत पीछे रह गई है। भ्रष्टाचार के नाम पर जो कस्में और कसीदे, विधानसभा या एक लोकसभा को कवर करने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, तो क्या कांग्रेस के प्रत्याशी इन जो 3 सीटों पर घोषित करने वाली है कांग्रेस पार्टी, उनके लिए पर्याप्त समय है? पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इस चुनाव में केवल मोदी के चेहरे पर और बड़े नेताओं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। देखिए अविनाश जी, तो भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे क्षमतावान राजनेता हैं जिन्होंने देश को पिछले 10 सालों में विकास के अप्रितम कीर्तिमान की ओर तो अग्रसर किया, मां भारती का मान सम्मान वैभव पूरी दुनिया में बढ़ाया। आज किसी क्षेत्र की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, अधोसंरचना की बात करें, विकास की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खेलकूद की बात करें, सड़कों की बात करें, पोत परिवहन की बात करें, विमान मार्ग की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, किस क्षेत्र में हम तो तैयार हैं संवाद के लिए। और दम के साथ सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे 14 के मुद्दे 24 में विराजमान है। मुझे लगता है कांग्रेस को यही भ्रम दूर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 14 में विजयश्री हासिल करी, जनाशीर्वाद प्राप्त किया, तब कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर थी और 19 में और गिर गई, 44 सीटों पर आई देश की लोकसभा में। पिछले 2 चुनाव से अविनाश जी 10% सांसद तक नहीं ला पा रहे देश की लोकसभा में, ये इनकी स्थिति है। इनकी सीटें हैं कुल 44, उसमें से 15 सीटें केरल की माइनस करते हैं तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 29 सीटों के साथ, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मिशन, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हो, राम मंदिर के विषय हो, हम तो जनता की सेवा करने मैदान में ठीक है पंकज जी, विस्तार से करेंगे चर्चा। फिर मोदी सरकार 400 के पार, अकेली भाजपा 370 का सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, सवाल ये भी है कि पहले दौर का नामांकन हो चुका है, दूसरे दौर में नामांकन लगातार जारी हैं, क्या एनालिसिस आपका कहता है कौन सी पार्टी आगे चल रही है प्रचार में, और अगर कौन सी पार्टी अगर पीछे चल रही तो उसकी वजहें क्या है? देखिए, किसी इलेक्शंस में, किसी भी इलेक्शन में कौन पार्टी आगे चल रही है कौन पीछे चल रही है, ये सिर्फ एक ही आधार पर कहा जा सकता है कि किस पॉलिटिकल आउटफिट का कैंपेन किस स्तर पर पहुंच गया है। अगर ऐसा देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैंपेन के मामले में कांग्रेस के अपेक्षा आगे है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि उसने अपने नाम पहले ही अनाउंस कर दिए। भारतीय जनता कांग्रेस उसमें पीछे है, कुछ सीट्स पर आज भी बाकी है। दूसरा एक सवाल आता है कि उसके पास सीनियर लीडर्स की कमी है। लंबे समय से सत्ता से दूर, लगातार सीनियर लीडर्स का दूसरी पार्टी में पलायन, तो क्राइसिस फेस लीडर्स की वो कर रही है। दूसरा, नई जनरेशन की लीडरशिप को ना बना पाना एक बड़ा कारण कांग्रेस के सामने दिखता है, क्योंकि जमीन पर उतरने वाले लीडर्स कम। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ अपने आप में इलेक्शंस में फंसे हुए हैं, दूसरे नए चेहरे उतने प्रभावशाली नहीं बन पाए हैं। सत्यप्रकाश जी, इसी सवाल के साथ शैलेंद्र पटेल जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, क्या जो कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, एक छिंदवाड़ा में फंसे हुए हैं, एक राजगढ़ में फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं लगता कि इनको एक एक सीटों पर सीमित कर देने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा प्रचार में?
देखिए अभिलाष जी, आप भी जानते हैं कि छिंदवाड़ा का जो इलेक्शन है वो फर्स्ट फेज में है और उसके बाद 3 फेज में बाकी सीटों का है। तो फर्स्ट फेज के बाद निश्चित रूप से कमलनाथ जी प्रत्येक सीटों पे जाएंगे और अभी चुनाव चालू हुआ है। नॉमिनेशन के बाद में, नाम वापसी के बाद में, अभी वोटिंग के में बीच में समय है। उतनी जल्दी प्रेडिक्ट करना कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, ये बात कहीं ना कहीं बहुत जल्दीबाजी वाली बात रहेगी। रही बात दिग्विजय सिंह जी का, तो वो अपनी लोकसभा के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जा रहे हैं, संपर्क में हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, अभी आने वाले दिनों में बहुत सी लोकसभाओं में बीच बीच में वो जा रहे हैं और उसके बाद जो फोर्थ फेज के इलेक्शन में वो पूरे टाइम पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर देंगे और बाद में देश के अंदर देंगे। आज हम ये कह दें कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपनी सीट पर फंस गए हैं, ये एक परसेप्शन बनाने वाली बात है कि उनके नेता तो फंस गए हैं, वो तो कहीं बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो अभी चुनाव चालू हुआ है, अभी तो वोटिंग फर्स्ट फेज के चुनाव की वोटिंग ही नहीं हुई है और हम कह रहे हैं कि वो फंस गए, तो ये बात तो बहुत ही जल्दी वाली बात हो जाएगी। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश को मिलेगा। आप तो पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। जब 2014 का चुनाव आपने देखा, 2019 का चुनाव आपने देखा, तब तो 2019 में कांग्रेस की सरकार थी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, और अब 2024 का चुनाव भी देख रहे हैं। कमलनाथ तो पहले से एक्टिव रहते थे, चुनाव के 6 महीने पहले से मध्य प्रदेश का दौरा शुरू कर देते थे। 2019 में आपने देखा कि कैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने दौरा किया था। लेकिन 2024 आते आते जैसे नए युवा लोगों को मौका मिला, अब देखा जा रहा है कि वो अपने अपने गढ़ तक ही सीमित हो गए हैं। ये फैसला हाईकमान का है, स्वयं दिग्विजय सिंह कमलनाथ का है? देखिए, जब कोई कैंडिडेट होता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी खुद कैंडिडेट हैं, कमलनाथ जी तो कैंडिडेट नहीं, नकुलनाथ जी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जवाबदारी अपनी सीट के ऊपर ज्यादा होती है क्योंकि वहां प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं। और उसके बाद पूरे प्रदेश में और लगातार कोऑर्डिनेशन का काम वो कर रहे हैं, फोन पे चर्चाएं कर रहे हैं, जूम मीटिंगों से वो बातचीत करते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का वो काम कर रहे हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो कहीं ना कहीं इस चुनाव से दूर हैं। और लगातार जब सीटों का निर्धारण हुआ, जहां पे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी की आम राय से टिकटें दी गई हैं और आप ही ने कहा कि नई लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर उतारा है, नए चेहरों को उतारा है, युवा चेहरों को उतारा है और एक कहीं ना कहीं नए कांग्रेस का बनाने का प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और उसके अनुरूप नए लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। और उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश के अंदर टिकटों का डिसीजन हुआ और वो लोग बखूबी आप लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ओंकार सिंह मनकाम से लेकर कमलेश्वर पटेल से लेकर हमारे फुंदेलाल मार्को से लेकर ये सारे वो चेहरे हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं विधानसभा में अपना जोर दिखाया, विधायक भी हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और कोई चुनाव हार करने के बाद फिर से इन लोकसभा चुनाव में अपनी नई लीडरशिप डेवलप करे। सिर्फ यही ही नहीं, ओंकार सिंह मरकाम को एआईसीसी में एक रिप्रेजेंटेशन मिला है, कमलेश्वर पटेल जी को वहां पे भी मिला है और रणनीतिक रूप से उन्हें आज मैदान में भी उतारा जा रहा है। जिस तरीके से नए चेहरों को एक मध्य प्रदेश का भविष्य के राजनेताओं की फौज तैयार की जा रही है, उसके अंदर आप आने वाले समय में कई सारे नाम आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बनते हुए दिखेंगे। जी पंकज जी, लगातार ये भी आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप 10 साल से सरकार पर हैं, आप पिछले 18 सालों से 19 सालों से राज्य की सरकार में आपका दखल है, सीधे तौर पर सरकार में है। अब भी आपको चुनाव प्रचार के वक्त कांग्रेस की सरकार के कामकाज याद दिलाने पड़ते हैं जनता को? देखिए अविनाश जी, ऐसा नहीं। आप जब चुनाव मैदान में हैं और आपके सामने मध्य प्रदेश के संदर्भ में और देश के कुछ राज्यों में प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, तो तुलना के लिए तो आपको कांग्रेस पार्टी की बात करनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का वो जो चेहरा बेनकाब करना पड़ेगा। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है, जिसके कोई नेता, जिस इंडी गठबंधन के नेता कोई जेल में कोई बेल में, वो कांग्रेस पार्टी जो तुष्टिकरण करती है, वो कांग्रेस पार्टी जो राम नाम का, राम काज का, हिंदू सनातन का विरोध करती है, वो कांग्रेस पार्टी जो गरीबों के अवसर के साथ छल कपट लूट धोखा करती है, वो कांग्रेस पार्टी जो चीन से और पाकिस्तान से चंदा लेती है। तो ये सत्य तत्व तो रखने पड़ेंगे अविनाश जी। ये हमारा राजनीतिक और नैतिक दोनों दायित्व है जिस आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी ओर हम विकास की बात करें, मैंने विकास की बिंदु गिना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 बिंदु पर काम करती है। पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास। अगले पिछले 10 साल का मोदी सरकार के विकास का सुनहरा कार्यकाल और अगले 25 साल के स्वर्णिम भारत का विजन कि क्या दृष्टिकोण है, 2047 का भारत कैसा होगा। आज हम हथियारों के मामले में 80% आत्मनिर्भर हैं। अंतरिक्ष के मामले में हम चंद्रमा में वहां पहुंच गए, साउथ पोल तक, जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। हम उद्योग धंधों में देख लीजिए, विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लीजिए, भारत की इकोनॉमी की बात कर लीजिए। दुनिया की इकोनॉमी अविनाश जी खराब है, भारत की इकोनॉमी 7% के आसपास। भारत के स्टार्टअप देख लीजिए, कितने स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न है। भारत के एयरपोर्ट देख लीजिए, जब भारत की सड़कें देख लीजिए, मोदी सरकार के कार्यकाल का 10 साल पूरा होता है, आन बान शान देख पंकज जी,
जब मोदी सरकार के कार्यकाल का 10 साल पूरा होता है और बीजेपी का कोई प्रत्याशी कोई नेता मंच पर होता है तो उसे अपने 10 साल के कामकाज और भविष्य की प्लानिंग बतानी चाहिए या फिर भविष्य में भूतकाल में लौट जाना चाहिए? देखिए अविनाश जी, भूतकाल का विषय नहीं है। हमने 10 साल में जनसेवा के तौर पर मोदी सरकार में क्या किया, वो तो हमारा धर्म है ना। जनता पूछेगी कि आप 10 साल में क्या किया, तो उसकी बात करेंगे। और 2047 के भारत कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि तीसरी बार सरकार बनने पर भारत जो 5वें नंबर की इकोनॉमी है दुनिया की, हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज अमेरिका की इकोनॉमी 2%, रूस की 2.5%, यूरोप की 2% के नीचे, चाइना 5% के नीचे, हम 7% पर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शैलेंद्र जी से। जवाब ले लेते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट हम भी दोनों शैलेंद्र जी पक्षों पर अविनाश जी काम कर रहे हैं। 10 साल का सेवा काल, अगले 25 साल की योजना। अच्छा शैलेंद्र जी, अविनाश जी आऊंगा, आपके सवाल के साथ भी आऊंगा। शैलेंद्र जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अगर छोड़ दिया जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में आया नहीं है। आपको लगता नहीं है कि इतनी दूरी ठीक नहीं है आला कमान की मध्य प्रदेश से? देखिए, और जवाब भी दे दे पंकज जी के। देखिए अविनाश जी, मैं सबसे पहले पंकज भैया की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी, पंकज जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मकान बगैर नींव के बन जाता? हवा में कोई मकान तो नहीं बनता है। आज वो इकोनॉमी की बात करें, रुपये का कितना अवमूल्यन हुआ है वो अब आपके सामने है। आज कह रहे हैं, मुझे पुरानी एक बात याद आती है कि आगे याद पीछे सपाट। 2014 में जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आज 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार होना था, उसकी तो बात कहीं नहीं की जा रही है। किसान मैं हूँ, किसान की आय दुगनी करने की जो बात कही थी, आज किसानों की हालत क्या है, जिनको किस स्थिति में किसान पहुंच गए हैं। आज काले धन की बात थी, स्विस बैंक से लाने की बात थी, आज वो कहीं से चर्चा नहीं होती है। इन सबको छोड़कर कभी कांग्रेस के जो नाकामियां उनको बताकर भविष्य की वो बात करने लगते हैं। आज 2047 की बात कर रहे हैं। अरे भैया, 20-25 साल बाद की बात की जगह अगर हम पंकज भैया 2024 की बात कर रहे हैं तो 2030 तक की भी समझ में आती है, लेकिन हम उसमें रोजगार की, कहीं किसानों की उन्नति की वो बात नहीं करते, तो हम 25 साल आगे का भविष्य दिखाने लगते हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जो मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे, ठीक है। फाइनल कमेंट पंकज चतुर्वेदी जवाब देंगे और फिर सत्यप्रकाश जी के दौरे बन रहे। अविनाश जी का अभाव, शैलेंद्र जी समय का अभाव, एक बार जवाब ले लेते हैं। फाइनल कमेंट 10 सेकंड पंकज जी। अविनाश जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, उसके बाद पूरे देश में मोदीमय वातावरण है और जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, कमल के चुनाव चिन्ह की जय, भाजपा की जय सुनिश्चित है, जन कृपा भाजपा के साथ सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। पंकज चतुर्वेदी जी दावा कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस प्रकार से प्रचार आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, कौन सी पार्टी ट्रैक पर दिख रही है और कौन सी पार्टी थोड़ी पिछड़ी दिख रही है आपको? देखिए, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, ये तो नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। प्रचार में आगे दिख रही है। बेसिकली मैंने कहा आपसे, कैंपेन के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन की दम पर, लीडर्स की दम पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की फिजा में ऐसे घुल गई है जैसे लगता है कि उसने अभी यहाँ की 29 सीट पार कर ली हूं। लेकिन कांग्रेस ने कुछ सीट पर ऐसे कैंडिडेट उतार दिए हैं जहां कई लोग भंवर में भी फंसे नजर आ रहे हैं। कई सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार कर दिया है। कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश कर रही है, तो सवाल बीच में यह भी है कि बीजेपी के प्रचंड प्रचार के बीच आखिर कांग्रेस को इंतजार किस बात का है? 3 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान करना अब भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। हालांकि दावा है शैलेंद्र जी का कि 1-2 दिन में वो सूची भी आ जाएगी। तो शैलेंद्र जी, पंकज जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फेस टू फेस मध्य प्रदेश के इस खास डिबेट शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।